बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारे मुल्क के कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इलेक्शंस होने जा रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के, और कराची में इलेक्शंस 12 सितंबर को हो रहे हैं। सिंध में कुल 8 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, जिसमें से 6 कराची, 1 हैदराबाद और 1 पन्नू आकिल छावनी है जहां ये इलेक्शंस होने हैं। आपको बताते चलें कि कराची में जहां 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शंस CBC यानी कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन और कराची कैंटोनमेंट बोर्ड और कैंटोनमेंट फैसल का माना जा रहा है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपनी अपनी एक्टिविटीज कर रही हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 42 कैंडिडेट्स नामजद कर दिए हैं इन इलेक्शंस के लिए, और अब इलेक्शन की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी हवाले से मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स भी की जा रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला भी जारी है। अगर हम बात करें CBC की तो तकरीबन 10 वार्ड्स यहाँ मौजूद हैं। इससे पहले कि अपने प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करें और अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराएं, आइए आपको लेके चलते हैं इस CBC वार्ड 6 की एक कॉर्नर मीटिंग में, जहां हम रेजिडेंट से भी बात करेंगे, वहां के जो इलेक्टेड यानी जो नॉमिनेटेड नुमाइंदे उनसे भी बात करेंगे, और आपको ये भी बताते चलें कि इस तमाम जो खास तौर पे क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड या जो कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस हैं, इसको सुपरवाइज कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से NA 247 के इलेक्टेड MNA आफ्ताब सिद्दीकी साहब। इसके अलावा उनके साथ साथ शहजाद कुरैशी साहब भी हैं और खुर्रम शेर जमान भी हैं। लेकिन हम इससे पहले आपको वो कॉर्नर मीटिंग दिखाते हैं जहां हम खुद भी मौजूद थे और हमने देखा कि किस तरीके से रेजिडेंट्स के जहनों में क्या बातें थी। तो आइए वो कॉर्नर मीटिंग देखते हैं, उसके बाद इस प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं खुद भी वैसे डिफेंस का ही रिहायशी हूँ, मैं DHA का रिहायशी हूँ, तो इसलिए यहाँ के प्रॉब्लम्स भी जानता हूँ। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोग पिछले टेन्योर के इलेक्टेड नुमाइंदे को जानते थे या उनसे आपकी मुलाकात हुई है? मुझे हाथ उठा के बताइएगा, तमाम लोग जो बैठे हुए हैं इनमें से कितने लोग यहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदे को जानते थे या उनसे कभी इंटरेक्शन हुई है? ये जरा कवर भी कर लीजिएगा कि कितने लोग हाथ उठा रहे हैं। जी सर, आप बताइएगा। जी शुक्रिया। मैं काफ़ी इंटरेक्शन रहा थ्रू टेलीफोन भी और व्हाट्सएप, पर्सनली भी हुआ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ अर्सा गुजरने के बाद उनकी अवेलेबिलिटी या कम्युनिकेशन नहीं था। उसके मैं रीज़न क्या अर्ज करूं, थोड़ी सी मैंने इशारतन पहले कह भी दिया था, लेकिन बात वही है कि मेरे ख्याल है कि अलावा कम्युनिकेशन के वहाँ पे लैक ऑफ पावर भी है। यानी सन 13 में डॉक्टर अलवी साहब जो मेरे क्लास फेलो भी रहे आदमजी कॉलेज में, वो खुद तशरीफ लाए थे, लेकिन ये हाल था कि सिटिंग MNA को अटेंड करने के लिए CEO और स्टेशन कमांडर दोनों नहीं आए। बड़ा अफसोस था मुझे। ज्यादा जो मसाइल हैं वो DHA रेजिडेंट से नहीं, आप लोगों को किस चीज के? अगर मैं बात करता हूँ पानी, वाटर सप्लाई की, कितने लोगों को वाटर सप्लाई का मसला आता है मुझे बताइएगा? तमाम लोगों को। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ को नहीं है हम लोगों को सबको है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर मैं बात करता हूँ सीवरेज की, पानी की निकासी की, कितने लोगों को निकासी के मसाइल आते हैं मुझे बताइएगा? ठीक है, ओके। ये भी जानना चाहूंगा कि आप लोगों में से जो लोग यहाँ मौजूद हैं, कितने लोगों को CBC की जानिब से बाउजर्स मिले होंगे? है यहाँ कोई? जी ओके, जी खरीदते हैं, we buy it। नो, बट कंसेशनल रेट पे जो 500 या 750 अब हो गए हैं, उसके ऊपर 800 गैलन्स का जो बाउचर मिलता है, वो आप लोगों ने कभी अवेल किया है? बहुत दफा, रेगुलरली वो अवेल किया है।
अच्छा, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आप लोग डिस्कस टीवी के जरिए पहुंचाना चाहें कैंटोनमेंट बोर्ड तक? जी जी। पहले 4 बाउजर मिलते थे, 1 एवरी वीक, फिर वो 3 हो गए, अब वो 2 पे आ गए हैं और उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो इसलिए कहना कि जी वो आपको अवेल करें, वो दे आर नॉट मेकिंग अप, वो तो कम करते गए हैं। जी आफ्ताब भाई। जी देखें कि अभी हम जो अपना मैनिफेस्टो दे रहे हैं और हमारी जो बात हो रही है सीबीसी से, हम पानी का टैक्स उस वक्त देंगे जिस वक्त हमें पानी आएगा और मीटर लगेंगे। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? मीटर के बगैर हमने कहा आप हमसे 1 लाख टैक्स लें, 2 लाख टैक्स लें, मगर पानी जितना आएगा, जिस तरह बिजली मीटर से आती है, टेलीफोन मीटर से आता है, उसी तरह ये हमारा बहुत ही मेन पॉइंट है पानी के हवाले से। जो आपने सीबीसी के टैंकर्स के हवाले से बात की है, पहले हम जाके सीबीसी में ऑर्डर प्लेस कर सकते थे टैंकर का, अब उन्होंने एक ऐप लॉन्च कर दी है। उस ऐप पे जब आप अप्लाई करते हैं तो आप पूरे 9 बजे का टाइम है, जब आप 9 बजे भी अप्लाई करते हैं उसमें मैसेज आ जाता है कि आज का कोटा पूरा हो गया है। सो एज अ रिजल्ट हमें टैंकर मिलने नामुमकिन हो गए, मिलते ही नहीं है। मतलब ये मेरा पर्सनल। ये टैंकर माफिया खत्म होना चाहिए और ये पानी जो है लाइन से आना चाहिए। अच्छा, ये भी जानना चाहूंगा आप लोगों में से सीबीसी को जब अप्रोच करते हैं तो इजीली अप्रोचेबल सीबीसी को आप कर लेते हैं या मुश्किलात होती हैं? कोई अपना अगर एक्सपीरियंस मुझे बताना चाहे। जी जी, बेसिकली आप ये पूछ रहे थे कि इन चीज़ों के अलावा कोई कहना चाहे, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब हम प्रॉब्लम्स ऐसा होना चाहिए ऑटोमेटेड कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है या मैंने कोई सर्विस लेनी है तो आई शुड बी एबल टू डू इट ओवर फोन, व्हाट्सएप, ईमेल, व्हाटएवर, और उसके बाद वो वहाँ रजिस्टर हो और जो है उसको पता लगा सके कि वो क्या हुआ नहीं हुआ, उसको कौन देखेगा, ताकि उनकी परफॉर्मेंस पता चल सके। अभी तो ये कि हम जाते हैं, वो कहते हैं जी आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, और वो कोई वो यानी ओनस लेने को तैयार ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल है जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान जो है अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराता है और वो कंप्लेन रेलेवेंट डिपार्टमेंट पे चली जाती है। हमने इनको प्रपोज किया है और अपने मैनिफेस्टो में भी दे रहे हैं कि इनका एक पोर्टल होना चाहिए ताकि ऑटोमेटिक आंसरेबल हो, ये वहाँ से जवाब आ जाए कि आपकी कंप्लेन कितने दिन में सही होगी और जब सही हो जाए तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आ जाए। मेरा रोना ये नहीं है कि मेरे काम नहीं हो रहे या मेरे कहने के ऊपर किसी का सेवरेज सिस्टम या लाइट नहीं लग रही। अभी डीएचए के अंदर मैंने 3 महीने के अंदर कोई 500 लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स सीबीसी से लगवाई हैं, मतलब ठीक करवाई हैं। और अपने जो खान साहब का फंड आया था उसमें आफ्ताब भाई ने मुझे कोई लाइट्स दी थी, वो मैंने ब्रांड न्यू लाइट्स यहाँ पर लगवाई हैं। वो लेकिन मसले का हल नहीं है ना ये। मैं रोजाना कॉल उठाता रहूँ, मैं 15 बन जाऊँ, मैं कॉल सेंटर बन जाऊँ, क्यों भाई? आप लोग इतने हैवी टैक्सेस दे रहे हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और प्रेसिडेंट साहब से भी, डीएचए से आप लोग जीते हैं, पूरा डीएचए आपके पीछे, हमें पानी चाहिए, ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रही? Mr. Shahzad, you very rightly spoke about the major destruction that was caused due to heavy rainfall in Karachi. आपने कहा बहुत several reforms that you have made. PTI has taken preventive measures to improve the drainage system. So can you say confidently standing here that would we be able to enjoy rains the next year? एक क्वेश्चन आपसे भी लेके फिर इन सब का आंसर लेते हैं और फिर आफ्ताब भाई से भी कुछ बात करेंगे। जी मैं सीबीसी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि अगर आप सीबीसी का अभी वहाँ जाकर देखें तो वहाँ रेनोवेशन चल रही है, ठीक है। लास्ट ईयर जो रेजिडेंट्स का इतना नुकसान हुआ, बजाय उनको कॉम्पनसेट करने के आप पूरे सीबीसी को रेनोवेट करें, और अगर आप वहाँ की रेनोवेशन देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे। जी, मेरे घर के सामने 2 गलियों का कचरा रोजाना डंप होता है। मैंने सिर्फ पूछना था कि क्या सीबीसी के यहाँ फाइन्स लग सकते हैं जैसे कि लाहौर में है? आई मीन पूरी गली के जो लोग हैं, आगे पीछे कचरा, हम सब कचरा फेस कर रहे हैं, हर खाली प्लॉट में कचरा है। जब तक ये फाइन्स नहीं होंगे तो कचरे की तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अच्छा, जो आपने जो सवाल किया, मैं आपको सच बताऊं, लास्ट बारिशों में तो मैं डिप्रेशन में चला गया था। जब कोई बारिश की बात करता है ना, अभी आपने मुझसे बारिश की बात की है, मुझे एंजाइटी होने लग जाती है। अभी भी मैं आपसे कतन झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे कोई वोट दे ना दे, अभी भी आपका 30 से 40% मसला डीएचए में है। जब तक ये प्रॉपर फेज 2 स्टार्ट नहीं करेंगे, आपको मैं
मैं बताऊं कि फेज 8 के अंदर अभी भी प्रॉपर नहीं है। फेज 8 वाले खुश हो रहे हैं ना, अक्सर के लोग कहते हैं फेज 8 बेस्ट है, इसका अभी भी प्रॉपर सिस्टम नहीं है, सेकंड फेज करना पड़ेगा। ये जो हम फंड्स कर रहे हैं या जो डीएचए भी फंड्स करे, कोई भी काम करे, लेकिन प्रॉपर करना पड़ेगा, वरना हर बारिशों में, खुदा न खास्ता इस बारिशों में भी अगर 200 से भी ज्यादा हो जाती तो आपका बुखारी फिर डूबता। अच्छा, इसका मैं आपको एक जवाब दे दूं। अब सब मुझे ही कहते हैं आपको 2 साल हो गए, आपको 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए। बुरा नहीं मानिएगा, ये जितना गंद है ना इस वक्त डीएचए में, सेवरेज का, पानी का, ये 30 सालों से सबको पता है कि यहाँ पानी, देखिए प्लीज समझें आप, इन्होंने पानी का एक कतरा भी कभी इजाफा नहीं किया और प्लॉट की पोजीशन देते गए ये लोग। और हाल ये है कि इस वक्त 65,000 घर हो गए हैं और पिछले 10 साल के अंदर जिस तेजी से डीएचए की आबादी, क्योंकि आपको पता है 10 सालों के अंदर शहर कराची का बहुत बुरा हाल था, हर आदमी अपना घर बेच के यहाँ आता था क्योंकि अपने बच्चों को एक सेफ और एक एनवायरनमेंट देने के लिए, तो उस हिसाब से इन्होंने उस तरह की तैयारी नहीं की। लेकिन आप ये माने कि अंडरग्राउंड वायर्स पहले हो रही थी, अब होने जा रही हैं, अब इन 1.5 से 2 साल में होने जा रही हैं। अर्थिंग नहीं थी, बच्चे हाथ लगाएं या कोई भी हमारा मजदूर भी हाथ लगाए उसको करंट लग जाता, अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गई है। सीसीटीवी का भी आपको कह दिया, आरओ इंशाल्लाह इन 3 महीने में होंगे। लेकिन अगेन हमारे 4 आरओ लगाने से पानी का मुकम्मल तौर पे सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन एक ही तरह से होगा कि पीछे से सिंध गवर्नमेंट हमें पानी दे या यहाँ पर डीएचए अपना डिसैलिनेशन प्लांट लगाए, जो कि फैक्ट है। बातें हम करते रहें, तकरीरें करते रहें, लेकिन पानी का सोल्यूशन इन्हीं 2 जगहों से आएगा, बाकी नहीं है। अच्छा, आफ्ताब भाई आपसे थोड़ी सी ये बात करना चाहूँगा कि मैंने आपको देखा है आप गवर्नमेंट फंड्स या जो एलोकेटेड फंड्स होते हैं उनसे हट के अपने पर्सनल फंड्स से भी यहाँ पे डीएचए में या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो आपकी है NE 247 उसमें काम कर रहे हैं, उसकी कुछ डिटेल्स बताएंगे ताकि लोगों को पता चले कि ये जो काम बहुत सारे किए जाते हैं ये गवर्नमेंट फंड से नहीं होते बल्कि आप अपनी पर्सनल फंड से कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये खैर बताने वाली बात तो नहीं है, मगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग पूछते भी हैं। हमने 2 आरओ लगाए, एक अपर गिजरी में अपने पर्सनल फंड से 10,000 गैलन का और दूसरा हिजरत कॉलोनी में। इसके अलावा सस्ते तंदूर चल रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली। अच्छा, ग्रुप पे भी ये क्रिटिसाइज़ होता है कि भाई आप अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली से सफाइयाँ क्यों करा रहे हैं, कितना कर सकते हैं। ये वुमेन ग्रुप पे भी है, मुख्तलिफ ग्रुप पे, तो कम अज़ कम वो चीज़ जो डीएचए या सीबीसी नहीं करती उसको हम कर देते हैं। अच्छा, बेसिकली जो मेरे शहजाद ने ट्रैक्टर ट्रॉलीज वगैरह ली वो कॉलोनीज के लिए ली थी, विंचिंग मशीन वगैरह वहाँ के लिए ली थी। इसी तरह बहुत सारे काम कोविड में हमने बहुत किया, हमारी ख्वातीन ने बहुत काम किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें बताने की नहीं होती है, जिस तरह कहा जाता है एक हाथ से दे दूसरे हाथ को पता ना चले। आपके सवाल जो था कि अभी तक पानी क्यों नहीं लगा, आपका एक्सक्यूज मी, आपने सवाल किया था ना कि डॉक्टर आरिफ अलवी भी थे, हम भी थे। देखें, बेसिकली वाटर अथॉरिटी होनी चाहिए जो परचेज एंड सेल का एग्रीमेंट कर लेगी। मैं डिसैलिनेशन लगा दूं तो कोई पानी मुझसे खरीदेगा नहीं, उसका अरेंजमेंट हुआ है। डिसैलिनेशन के ऊपर टेक्निकल फिजिबिलिटी हपको ने बनाई है, क्योंकि तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर अंदर से पानी आएगा और उसकी कॉस्ट ₹1.25, हम भी उस पर भी तैयार हैं। तो इंशाल्लाह। और आपका सवाल था कि अगले 2 साल में हम क्या करेंगे या आपने इस वक्त तक क्यों नहीं किया। देखें, एक चीज़ जो मुझसे कोताही हुई है कि वो मैं लेजिस्लेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं गया, तवज्जो नहीं दी कि काउंसिल को चेंज करने के हवाले से, कि काउंसिल जब तक चेंज नहीं होगी सीबीसी की, सिविलियन वर्सेस नॉन सिविलियन, बोर्ड मेंबर जब तक नहीं बनेंगे तो हम आपको जाके रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं। बोर्ड मेंबर होता है तो वहाँ पे फुट डाउन करके काम करवा सकता है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त यहाँ हम मौजूद हैं डीएचए यानी डिफेंस में, और क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस की तैयारियां यहाँ जारी हैं। यहाँ हमारे साथ प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान हैं NE 247 से इलेक्टेड MNA हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ इस इलाके के MPA भी मौजूद हैं, शहजाद कुरैशी साहब, जिनका ताल्लुक PTI से, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि यहाँ जो वार्ड 4 के नॉमिनेटेड काउंसलर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं जी।
इसके अलावा हमारे साथ आर्यान मौजूद हैं, वार्ड 7 से ये कॉन्टेस्ट का, वार्ड 8 से ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हामिद खावर साहब मौजूद हैं वार्ड 7 से। इसके अलावा हमारे साथ एक और मेहमान हमारे मौजूद हैं। बहरहाल हम ये तमाम जो है ना इन लोगों से बातचीत भी करेंगे, गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे आफ्ताब सिद्दीकी साहब से। आफ्ताब भाई, कैंटोनमेंट बोर्ड्स क्लिफ्टन, कराची कैंटोनमेंट बोर्ड, फैसल और फिर बाकी मलीर और मनोड़ा और दूसरे कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। स्ट्रैटेजी बनाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रेटजी तो बहुत सिंपल सी है और पिछले 2-2.5 साल में जो फेडरल गवर्नमेंट से ने जो फंड दिए है सैप के थ्रू, उससे जो बल्दियाती लेवल के काम आए हैं, तो हमारा जो टैग लाइन है वो ये है कि अब बदल रहा है कराची, ये हमारा टैग लाइन है। और इस साल जो गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे दिए वो 21 अरब रुपए। अब 21 अरब रुपए से आपके बल्दियाती काम होंगे जो कि पिछले 13 साल में नहीं हुए। उसका रीज़न आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी ने मेयर को पैसे नहीं दिए, इंटरेस्टेड नहीं थे, 10,000 रीज़न हो सकते हैं। हमारी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल सी है कि हम तो ये कहते हैं कि जिस तरह आपने 2018 में वोट दिया पीटीआई को और फेडरल में शामिल हुए, तो इसी तरह फेडरल ने आपके जो रेसिप्रोकेट किया आपके वोट को, कि वो काम जो हम समझते थे और फेडरल समझता था वो ये था कि पाकिस्तान एक इस मोंजोदारो होता जा रहा था। पाकिस्तान में करप्शन बेइंतहा ज़्यादा हो चुकी थी। पाकिस्तान में जितने पॉलिटिकल इदारे हैं वो पॉलिटिसाइज होके वो तबाह बर्बाद हो गए थे। तो और पाकिस्तानी कौम जो है वो हजूम बन चुकी थी। अब उसको खान साहब जो है एक कौम बना रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और शॉर्ट टर्म नहीं है कि आज मैं रोड बना दूं और एक मेट्रो बना दूं तो अगला इलेक्शन जीतने की वो तैयारी नहीं है। आप देखें 54 साल के बाद जो है डैम्स बन रहे हैं और जबकि अब हमारी इकोनॉमी जिस वक्त ये नून लीग की गवर्नमेंट छोड़ के गई थी, आपको मालूम है कि करंट अकाउंट डेफिसिट $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था, रिजर्व आपके हमारे कम हो चुके थे, हमारा ट्रेड डेफिसिट बेइंतहा था, बैंक्स में डिफॉल्ट होने जा रहे थे हम, और उस इकोनॉमी को उठाया जबकि कोविड आ गया और कोविड में सारी दुनिया की इकोनॉमी बैठ गई। मगर अल्लाह ताला नियत देखता है। खान साहब की जो इंटेंशन थी वो ये थी कि डेली वेजेस को नुकसान नहीं होना चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन की ट्रम्प इंट्रोड्यूस की, उससे उसी तरह उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया और इस तरह किया कि बिजनेस को खोल दिया। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन को खोला क्योंकि 45-50 इंडस्ट्री उसके साथ होती हैं, एक्सपोर्ट को खोला और आप देखें कि एक्सपोर्ट कितनी बढ़ गई। खाली टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है 15.4 बिलियन की है। इसी तरह खान साहब पे ट्रस्ट है ओवरसीज पाकिस्तानीज का, 29 अरब रुपए यहाँ भेजे हैं। तो और जबकि कोविड था तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कराची ने जो वोट दिया था वो सही वोट दिया था। अब अगर हम बल्दियाती हवाले से देखें, कैंटोनमेंट के हवाले से देखें, तो कैंटोनमेंट के अपने इश्यूज़ हैं। यहाँ पानी का इशू है क्योंकि पानी सिंध गवर्नमेंट नहीं देती, वाटर बोर्ड नाकारा इदारा है, इनके अपने इश्यूज़ हैं। क्या डीएचए को अगर हम देखें, जो म्यूनिसिपल सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है वो कैंटोनमेंट करता है, डीएचए जो है वो खाली डेवलपर है। इनके आपस के भी मसले मसाइल हैं कि एक सर्विस कि एक तो यहाँ पे काउंसिल का तरीका, काउंसिल को चेंज होना चाहिए, सिविलियन जो है काउंसिल को चेंज होना चाहिए। सिविलियन जो है वो माइनॉरिटी में है और जो नॉन सिविलियन है वो ज्यादा है। तो अच्छा, फिर अकाउंटेबल कौन है? इलेक्टेड लोग, मैं, मेरा एमपीए या काउंसलर। अगर हम अकाउंटेबल हैं तो हम तो बोर्ड में नहीं है, ना डीएचए के बोर्ड में हम हैं, ना सीबीसी के बोर्ड में, हम काम कैसे कराएंगे? ठीक, शहजाद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद कुरैशी साहब, क्या समझते हैं ख़ास तौर पे ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हैं, लोगों की बड़ी नजरें हैं इस तरफ क्योंकि इस इलाके के जो बल्दियाती मसाइल हैं इनका हल सिर्फ कैंटोनमेंट बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे उनके ज़रिए मुमकिन है। आप माशाल्लाह यहाँ के एमपीए भी हैं, क्या समझते हैं किस तरीके से स्ट्रेटजी बना के इन इलेक्शंस में कंटेस्ट किया जाएगा? देखिए, आपको पता है यहाँ पर जो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो पानी है। पानी के बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दूसरे भी मसाइल आ जाते हैं और डीएचए के अंदर
जो सीबीसी का एक निज़ाम है, और इसमें पहली दफ़ा, बल्कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखे थे, हो सकता है उससे पहले हुए हों, 2015 में इलेक्शन हुए, फिर एक वीपी बना और उसके बाद से फिर मसले मसाइल और ज़्यादा बढ़ गए। आवाम इस वक्त, मैं आपको बताऊं, वो ये चाहती है कि जो काउंसलर हैं, जैसे कि आफ्ताब भाई ने बिल्कुल सही कहा कि आवाम ये समझती है कि एमपी एमएनए जिम्मेदार हैं, लेकिन आवाम ये भी चाहती है कि उनका काउंसलर ईमानदार हो, आपका ऑनेस्ट हो और उसे अपने हल्के के मसाइल पता हो। इसीलिए जब हम शुरू में ऑब्वियसली हमारी पार्टी ने पार्लिमानी बोर्ड बनाया था, तो हमारी पूरी तवज्जो ये थी कि सबसे पहले प्रायोरिटी तो हमारी ये है कि अपनी गलतियों को ना दोहराया जाए, ऐसे ऑनेस्ट और ईमानदार कैंडिडेट लाए जाएं जो कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हों अपने एरियाज के। तो पहला मरहला तो हमारा ये था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हासिल कर लिया। अब कैंपेन चलाने के लिए आपको पता है तमाम पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के बेस पे ये इलेक्शन हो रहे हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, वो अपने लिहाज से वो चीज़ें। लेकिन यहाँ जो डीएचए है, अगर आप इसके आप डायनामिक्स को देखें तो 2013 से ये पीटीआई का रहा है। डॉक्टर आरिफ अलवी, उसके बाद इमरान इस्माइल, उसके बाद क्या कहते हैं उसको, आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब, फिर मैं मुंतखब हुआ, इमरान इस्माइल साहब गवर्नर बन गए। अब हमने जो हमारा एजेंडा है, जो हम ये चाहते हैं कि काउंसलर बाइख्तियार हो, काउंसलर मुंतखब होकर आए, और यहाँ जो डीएचए के जो दो मेन प्रॉब्लम है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पानी, ये दोनों मसाइल को हम इंशाल्लाह हल करें। अब पानी यहाँ पर सीबीसी खरीदता है, सीबीसी इज अ वेरी गुड पे मास्टर, वो पैसे कराची वाटर बोर्ड को देता है, ऐसा नहीं है कि वो देता नहीं है। बाकी इदारे आपको पता है वो हमेशा डिफॉल्ट कर जाते हैं। उसके बावजूद भी 1998 का मुआहदा है कि 9 MGD का पानी, 9 MGD, वो पानी हमें नहीं दिया जा रहा। वो सिंध हुकूमत की नाअहली भी है, और हम ये समझते हैं कि अब एक तरफ तो हमें सिंध गवर्नमेंट से पानी बढ़ाना है, उसके लिए हमारे काउंसलर्स कोशिश करेंगे कि वो सीबीसी और डीएचए के साथ, दूसरा हमें अपने जराए भी पैदा करने पड़ेंगे। ठीक, आफ्ताब साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आप रहायशी भी हैं यहाँ के, और पिछले साल अगस्त के आखिर में जो बारिशें हुई, बहुत बड़ा इलाका डीएचए का पानी में डूब गया। फेज़ 4 की बात की जाए, ख़ियाबान बुखारी की बात की जाए, फेज़ 8 की बात की जाए, तो कई दिन, पूरा हफ्ता लोग अपने घरों में कैद हो गए, बाहर नहीं निकल सकते थे, पानी बहुत था, कुछ लोगों ने छतों पर रातें गुजारी। सर, क्या समझते हैं, क्या इस एक साल में डीएचए और सीबीसी की जानिब से इतनी एफर्ट्स की गई? अगर इस साल ये बारिश हो जाती, आप क्या समझते हैं कि क्या इस दफ़ा इलाके में पानी नहीं होता? मैं पर्सनल अपनी राय बहैसियत एक शहरी की अगर कहूँ, तो अगर इस साल उतनी उसकी आधी बारिश भी होती, तब भी डीएचए का वही हाल होना था जो पिछले साल हुआ था। क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसा नहीं। इस साल सीबीसी ने बहुत मेहनत की, उन्होंने जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन थी उनको साफ़ किया, और ऐसे इलाके जहाँ पे पानी खड़ा होता था वहाँ पे उन्होंने पंप्स ख़रीद के लगाए, और अभी भी आप जाएंगे तो पंप्स लगे हुए हैं, जगह जगह लगे हुए हैं, मोटर्स उन्होंने लगाई। इस दफ़ा ये सूरत हाल नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा सीबीसी के जो सीईओ आए हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, समझदार हैं, और मुस्तकिल डीएचए को बेहतर कर रहे हैं। और जहाँ तक डीएचए का ताल्लुक है, तो डीएचए को ड्रेन डालनी थी, वो नहीं डाली उन्होंने। पूरा एक साल गुजर गया, और एक साल में अभी तक प्लानिंग हो रही है, डिजाइन जो डेवलपमेंट और ड्रेन का काम करना था वो नहीं किया, वो डीएचए का, मेंटेनेंस जो है वो सीबीसी के हाथ में। जी, अच्छा, अब आफ्ताब भाई, क्या वजह है कि आप 2013 से पीटीआई जो है यहाँ से इलेक्शन तो जीतती आ रही है, सीबीसी में आपको वो कामयाबी हासिल नहीं होती जो कौमी असम्बली के हल्के में होती है या सूबाई असम्बली के हल्के में होती है? चाहे हम बात करें आरिफ अलवी साहब 2013 में जीते, समर अली खान और खुर्रम शेर जमान जीते, जो आपकी प्रोविंशियल सीट्स थी। 2018 में आरिफ अलवी साहब दोबारा से जीतते हैं, जो आपके इमरान इस्माइल साहब हैं वो जीतते हैं, खुर्रम शेर जमान दोबारा जीतते हैं। बाई इलेक्शंस में आप और शहजाद कुरैशी साहब आए, यानी ये अगर इस कराची में इस हल्के को पीटीआई का गढ़ कहा जाए तो गलत ना होगा। क्या वजह है कि 2015 के इलेक्शन में आप वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके थे 2013 के इलेक्शन जीतने के बाद भी? एक तो 2013 के इलेक्शन के बाद, हारने के बाद पूरे पाकिस्तान में तो डिमोरलाइज हुए थे लोग, और उस तरह हम कैंपेन नहीं चला सके जिस तरह आज आप देख रहे हैं। और ऑब्वियसली अब हम फेडरल गवर्नमेंट में भी हैं,
सुबह पंजाब भी है, केपी भी है, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, वो चेंज जो है ना अब इंशाल्लाह यहाँ सीबीसी में भी आएगी, कैंटोनमेंट के इलाकों में भी आएगी। और जो बात है कि कैंटोनमेंट में काम नहीं होता, उसका रीज़न मैंने आपको अभी पहले काउंटर मीटिंग में भी आपने देखा, मैंने अभी भी आपको बताया, जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा हम बोर्ड में नहीं बैठेंगे। हम किस तरह, मैं उनके पास चला जाऊंगा, शहजाद जाते हैं, मीटिंग करते हैं, उस बात की वो सुन भी लेते हैं, मगर पॉलिसी चेंज कैसे होंगी? सीईओ हमारी बात सुन लेते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर सुन लेते हैं, मगर पॉलिसीज तो वो नहीं चेंज कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है एमएनए एमपीए, अगर लोग हमसे पूछते हैं, हमसे सवालात करते हैं और बार बार पूछ रहे हैं, दिन रात पूछ रहे हैं, क्योंकि जो मसाइल है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। सीवरेज का प्रॉब्लम पहले नहीं था, इसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का 2 महीने पहले इन्होंने बगैर किसी अरेंजमेंट के सीबीसी ने वो कॉन्ट्रैक्टर को निकाल दिया और इलेक्शन सर पे। अब लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे एम्प्टी प्लॉट पे गंदगी हो रही है, वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वो पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा है, गार्बेज पड़ा हुआ है, तो ये क्राइसिस हैं। अब इन क्राइसिस को करने के लिए मैं या शहजाद उस वक्त आंसरेबल हैं जब हम उनके बोर्ड में बैठे, वहाँ पे हम 2 साल में करेंगे। ठीक, अच्छा डॉक्टर जी नाज़रीन, वेलकम बैक। शामदीद कहते हैं, प्रोग्राम है खबर की खबर। कैंटोनमेंट बोर्ड लोकल बॉडीज इलेक्शंस 2021 स्पेशल, और हम यहाँ मौजूद हैं। आफ्ताब सिद्दीकी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इनकी रिहाइशगाह पर, और ये स्पेशल प्रोग्राम हम कर रहे हैं। शहजाद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा वार्ड 4, वार्ड 7, वार्ड 8 के जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से ये इलेक्शन एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो आइए पहले वो देखते हैं और उसके बाद अपने इस प्रोग्राम को हम कंक्लूड करेंगे। ये आपने देखा कि किस तरीके से इलेक्शन की जो सरगर्मियां हैं ये चलाई जा रही हैं, और अब हम कुछ फाइनल कमेंट्स लेना चाहेंगे, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन के हवाले से, ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से, किस तरीके से कोविड की मौजूदगी में एसओपीज़ के साथ ये इलेक्शन कैंपेन रन की जाएगी। क्या कहना चाहेंगे आफ्ताब साहब इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से, इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से? आज डॉक्टर साहब 27 तारीख है, आज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया है पोलिंग के हवाले से, जिसमें पोलिंग की डिटेल बताइए, पोलिंग स्टेशन की डिटेल बताइए और वोटर्स बताएं। 27 तारीख 12 सितंबर को ये इलेक्शन है, जबकि 1.5 महीना पहले इलेक्शन अनाउंस हुआ है। मेरा इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा होगा कि जब भी आप इलेक्शन अनाउंस करें उस दिन जो है आपकी पोलिंग लिस्टें बिल्कुल तैयार होनी चाहिए, उसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कोई 25-27 हज़ार अफराद का इंडक्शन हुआ है पिछले इलेक्शन से, और उसमें हम देखते हैं कि एड्रेस है महमूदाबाद का, वोटर यहाँ है, रहता यहाँ है, वोट लालू खेत में पड़ा हुआ है, और फिर एड्रेस ऐसे डाले हुए हैं कराची 1, उसके ऊपर वोट पड़े हुए हैं, क्रिश्चियन फैमिली है, हिंदू वोटर है। तो ये 5-5 साल ये इलेक्शन कमीशन काम करता है। क्या करते हैं ये लोग? अगर इस किस्म की डिस्क्रिपेंसीज होंगी तो इलेक्शन कभी भी शफाफ नहीं हो सकते। और जो हमारा खदशा है कि जो ट्रांसफ़र हुए हैं यहाँ पे वोट, वो बेइंतहा ज़्यादा वोट ट्रांसफ़र हुए हैं। एक दूसरा, ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से हमने पूरा ज़ाब्ता अखलाक को फॉलो कर रहे हैं। कहीं हमारा पोस्टर नहीं लगा होता, अगर स्टीमर भी लगे हैं तो हम परमिशन लेके पैसे दे के लगाते हैं। यहाँ पे हमने कई जमातों को देखा कि डीएचए में, कभी आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ कि डीएचए में पोस्टर लग रहे हैं, और वो फिर जाहिर है कि डीएचए का अवाम उससे उस चीज़ से नाराज़ होते हैं, और हम खुद भी होते हैं। जिस जगह जैसे ही तरीक़ाकार होता है वैसे ही जो है ना अडॉप्ट करना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस तरह के इलेक्शन का फ़ायदा नहीं है अगर आपकी लिस्टें सही नहीं है। ठीक, शहजाद कुरैशी साहब क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहूँगा कि इंशाल्लाह 12 सितंबर को बल्ले पे ठप्पा, और इंशाल्लाह कैंटोनमेंट बोर्ड भी हम जीतेंगे, ये 10 के 10 वार्ड जीतेंगे। और एक बात जो आफ्ताब भाई की है, मैं उसको और आगे बढ़ा लूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर वोटर लिस्ट के अंदर वोटर्स का इंदराज हुआ है वो काफ़ी शेडी है। जैसे कि उन्होंने कहा एड्रेस कहीं और का है, कहीं और से वोटर लिस्ट में वो हुआ है। और दूसरा, मेरे हल्के के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि क्योंकि मेरा पूरा हल्का जो 80% सीबीसी है,
इस 80% हल्के के अंदर मेरे 30,000 वोटर्स पिछले 2.25 सालों में आ गए। तो ये मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क है, और हम यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से भी ये कहते हैं कि खुदारा इसको देखें और बहुत क्लोजली मॉनिटर करें कि इतने वोटर्स और बाकी जगहों पे इतने नहीं हैं, तो यहाँ कैसे आ गए इतने वोटर्स। ठीक है, डॉक्टर परवेज साहब क्या कहना चाहेंगे सर? फाइनल नोट, 1 सेंटेंस बोल दीजिएगा। इलेक्शन कमीशन की बात आफ्ताब भाई ने और शहजाद ने कर दी है, तो मैं उसको वहीं छोड़ता हूँ। मैं सिर्फ वोटर से दरख्वास्त करूँगा, खान साहब ने कहा तब्दीली, और तब्दीली उस वक्त आएगी जब आप बाहर निकलेंगे और 12 सितंबर को वोट डालेंगे। इतवार का दिन है, आप आराम कर लें आराम से, लेकिन उठकर वोट ज़रूर डालें, वरना तब्दीली नहीं आएगी, कैंटोनमेंट बोर्ड के मसाइल हल नहीं होंगे। लिहाजा मैं अपने वार्ड 4 के लोगों से भी कहूँगा और तमाम वार्ड के जितने वोटर्स हैं, आप बाहर आएँ, वोट डालें। ठीक, आर्यन क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अपने जहाँ से मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, अपने वार्ड के लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि जिन जिन को आप आजमा चुके हैं उनको दोबारा आजमा कर अपना वक्त ज़ाया ना करें, और इस बार हमें मौका दें और बल्ले के निशान पर मोहर लगाएं। हामिद खावर साहब। सर, मेरा कहना ये है कि इमरान खान एक सच्चा आदमी है और हमने उसे फॉलो करना है। जिस अंदाज से वो हुकूमत चला रहे हैं, इसी अंदाज से हम जाकर वहाँ से अपना फ़राइज़ मनसबी जो भी कह लें उसे हमने जाके परफॉर्म करने, और इंशाअल्लाह ताला जब हम ईमानदारी से बात करेंगे और उनके विजन को अपने सामने रखेंगे, उनके फुट स्टेप पे हम चलेंगे, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। इंशाअल्लाह वी विल ब्रिंग चेंज। आफ्ताब भाई, वन फाइनल नोट क्या कहेंगे? जी बस 12 सितंबर को निकलें, बल्ले पे मोहर लगाएं और अगले 4 साल के लिए मुतमईन हो जाएं, क्योंकि इससे बेहतर है कि आप प्रोटेस्ट करें, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए परेशान हों। जब MNA PTI का, MPA PTI का, और अगर 10 के 10 वार्ड हम जीत जाते हैं तो हमारे पास भी कोई जवाब नहीं होगा, जवाब नहीं होगा कि यहाँ का काम क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब सिद्दीकी साहब, हामिद खावर साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शहजाद कुरैशी साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर हमारे साथ परवेज साहब मौजूद हैं, आर्यन हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप जिस पार्टी को भी वोट दें, लेकिन कम से कम 12 सितंबर को एक चेंज के लिए वो तमाम इलाके जो कैंटोनमेंट बोर्ड के लोकल गवर्नमेंट वार्ड्स में आते हैं बाहर निकलें और वोट दें, ताकि जब आप वोट देंगे तभी आप किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से सवाल कर सकते हैं। बहरहाल इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।